हुआ कि स्पिरिटन एज के अंदर जो है वो ड्रामा को वो फ्लरिश नहीं कर सका, क्योंकि पहले तो एक प्योरिटन्स का जो मुआशरे पे असर हो रहा था उसका नतीजा ये निकल रहा था कि लोग थिएटर को डिसलाइक कर रहे थे, क्योंकि वो थिएटर को पसंद नहीं करते थे जो प्योरिटन्स थे। और फिर जब अल्टीमेटली उनके पास रूल आया तो उन्होंने वैसे ही थिएटर बंद करवा दिए, तो ड्रामा तो ऐसा जो इतना कोई जेन्युइन बन भी नहीं सका। ये वजह है कि प्यूरिटन एज में ड्रामा उस लेवल का नहीं लिखा गया, ना ही परफॉर्म हुआ। ये वजह ये बनी कि एक जनरल एक एटमोस्फियरी एंटी ड्रामा था। तो सबसे ज़्यादा जो फेवरेबल जोनरा था प्यूरिटन के नज़दीक वो था पोइट्री। ठीक है, ड्रामा में हाल तो हमने देखा कि ट्रेजेडी और कॉमेडी जो थोड़ी बहुत थी वो भी इमिटेटिव थी, और एक तरफ स्पेनिश ट्रेजेडी को इमिटेट किया जा रहा था मॉडल को, तो एक तरफ जो है वो शेक्सपियर की सिटकॉम रेसिपी को कॉपी किया जा रहा था, और बस उसी को लोग देख रहे थे। हाँ, अलबत्ता प्रोज में हमने देखा कि बेकन, फ्रांसिस बेकन जैसे जेन्युइन ऑथर ने प्रोज लिखी, और जो सबसे ज़्यादा फेवरेट जॉनरा था ना प्योरिटन के अंदर वो था पोइट्री। तो सब प्योरिटन की जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली चीज़ है, जो जो जिसके असरात हम आज तक फील करते हैं, वो पोइट्री है। तो आज हम पोइट्री ही देख रहे हैं। वैसे भी हर एज में कोई ना कोई जॉनरा जो है वो डोमिनेट करता है। तो प्योरिटन में जैसे कि ड्रामा ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया रेनेसां के अंदर, तो हम देखते हैं कि पोइट्री जो है वो ख़ास तौर पर रिलीजियस पोइट्री वो डोमिनेट करती है प्योरिटन एज के अंदर। और यही आज का हमारा टॉपिक भी है कि पोइट्री जो है हम देखेंगे प्योरिटन एज में पोइट्री। सो प्योरिटन पोइट्री, हम इसको नाम ही प्योरिटन पोइट्री दे देते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं सारी प्योरिटन होगी, लेकिन प्योरिटन एज के एडजेक्टिव के तौर पे हम इसको ले रहे हैं। सो प्योरिटन पोइट्री आल्सो कॉल्ड द जैकोबियन एंड द कैरोलाइन पोइट्री। ठीक है, ये जो कि पीरियड हमने कहा था जेम्स वन और चार्ल्स वन और टू के नामों के साथ भी एसोसिएटेड है, तो उस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि इसमें जैकोबियन पीरियड भी है, इसमें कैरोलिन पीरियड भी है। ये इनके मोनार्की बेस्ड नेम है। और अगर लिटरेरी बेस्ड नेम देखेंगे तो एज ऑफ मिल्टन है, आपको पता है। और या फिर अगर हम डोमिनेट जो रिलीजियस जो टेम्परामेंट था उस टाइम का उसको देखें तो फिर ये प्योरिटन एज है। During the reigns of the James I and the Charles I respectively can be divided into three parts। अगर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको डिवाइड कर लेते हैं तीन हिस्सों में। वन क्या है, द पोइट्री ऑफ स्कूल ऑफ स्पेंसर। ठीक है, जैसे पिछले लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया कि कुछ पोइट्स जो थे जिस तरह ड्रामाटिस्ट थे ना वो फॉलो कर रहे थे, तो पोइट्स के भी कुछ उस्ताद पोइट हैं। तो एक जो पोइट का ग्रुप था वो फॉलो करता था स्पेंसर को, तो आप उन्हें स्पेंसरियन कह सकते हैं। और दूसरा ग्रुप था जो कि मेटाफिजिकल पोइट्स है, मेटाफिजिकल स्कूल है जो डन को फॉलो करता है। जॉन डन के बारे में हमने पढ़ भी लिया है। तो डन के फॉलोवर जो है वो मेटाफिजिकल पोइट्स कहलाते हैं, ये मेटाफिजिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं। और उसके अलावा एक और ग्रुप भी था जिसे हम कैवलियर पोइट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो कैवलियर पोइट्स कौन है ये आगे हम इसको देखते हैं। इसलिए सबसे पहले यानी पोइट्री को हम जो प्योरिटन एज की पोइट्री है सिर्फ इसको ज़हन में लाएं तो आपके सामने आ जाएगा। जैसे ड्रामा में हमने कहा दो थ्रेड फॉलो हो रहे हैं, और प्रोज में हमने देखा फ्रांसिस बेकन ने बस एक अच्छा काम किया, डोमिनेट काम जो है जिस पर ज़्यादा सवाल भी बन सकते हैं। लेकिन पोइट्री हमने कहा एक डोमिनेट जॉनरा था, और ड्रामा फ्लरिश नहीं कर सका उनके प्योरिटन एटीट्यूड की वजह से, क्योंकि प्योरिटनिज्म में ऐसे वल्गर एक्टिविटी समझा जाता था, एक रीजनेबल एक नोबल एक्टिविटी नहीं समझा जाता, और पोइट्री को एक नोबल आर्ट के तौर पे वो देख रहे थे। इसलिए पोइट्स खासे फ्लरिश हुए, और ख़ास तौर पर रिलीजियस पोइट्री बहुत ज़्यादा हुई। तो तीन स्कूल इसके बन जाते हैं, स्कूल ऑफ स्पेंसर्स, मेटाफिजिकल स्कूल यानी डन के फॉलोवर हैं, और उसके अलावा जो है कैवलियर पोइट्स हैं। तो स्पेंसरियन वर द फॉलोवर ऑफ स्पेंसर, डेफिनेटली दे आर स्पेंसरियंस भी आप इन्हें कह सकते हैं। दे प्रीफर टू फॉलो स्पेंसर एंड कंसिडर्ड हिम एज देयर मास्टर। तो स्पेंसर के फॉलो जो है उनका उस्ताद मास्टर पोइट था स्पेंसर।
और स्पेंसर का कौन सा काम है जो सबसे ज्यादा फेमस है? द मोस्ट थॉरो गोइंग डिसाइपल ऑफ स्पेंसर ड्यूरिंग द रेन ऑफ द जेम्स वन वर फिनियस फ्लेचर। ठीक है, फिनियस फ्लेचर जो हैं एंड जाइल्स फ्लेचर, ये दोनों जो भाई हैं ना, फिनियस फ्लेचर दोनों ब्रदर्स, जाइल्स फ्लेचर जबरदस्त किस्म के पोइट थे दोनों, और दोनों स्पेंसर को फॉलो करते थे। स्पेंसर इनका उस्ताद था। दे वर बोथ प्रीस्ट एंड फॉलो द कैम्ब्रिज फेलो ऑफ द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज से पढ़े, दोनों प्रीस्ट भी थे। जैसे मैंने कहा कि रिलीजियस लोग ज्यादातर पोइट्री कर रहे थे प्योरिटन एज के अंदर दोबारा से, जैसे डा हमने पुरानी एज में, ओल्ड एज में देखा था, ज्यादा प्रीस्ट ही पोइट होते थे, प्रीस्ट एंड पोइट सेम होते थे। फिनियस फ्लेचर रोट a number of the Spencerian pastorals and allegories। तो जैसे आपको पता है फेरी क्वीन एक खुद एलिगोरिकल पोएम थी, तो इन्होंने स्पेंसर को ही फॉलो किया, वही पेस्टोरल डिजाइन, वही एलिगरी। हिज मोस्ट एम्बिशियस पोएम द पर्पल आइलैंड, ठीक है, फिनियस फ्लेचर की हम बात करें, इनकी जो पोएम अगर आप याद रखना चाहें तो वो है द पर्पल आइलैंड। पोर्ट्रेट in a minutely detailed allegory the physical and the mental constitution of the man, the struggle between temperance and his foes, the will of the man and Saturn। ठीक है ना, एक प्रीस्ट है तो एक जो पोएम उसने लिखी वो रिलीजियस एक एलिगरी है जिसमें सैटर्न और जो है उसकी टेम्पटेशन और मैन, और यही वो थीम है सारा, और जो डिजाइन है वो स्पेंसर का फॉलो किया। Though the poem follows the allegorical pattern of the fairy queen, definitely वो fairy queen ही वो पोएम है जो मैं आपसे पूछ रहा था। दूसरी साइड पे आ जाएं तो उसके दूसरे भाई जो हैं, जाइल्स फ्लेचर वाज मोर लिरिकल एंड मिस्टिकल देन हिज ब्रदर। ठीक है, ज्यादा जज्बात का इजहार इनमें ज्यादा में नजर आता है। एंड ही आल्सो मेड ए हैप्पियर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, हिज क्राइस्ट विक्ट्री। ठीक है, पोएम का नाम है क्राइस्ट क्राइस्ट विक्ट्री। क्योंकि ये भी प्रीस्ट हैं तो थीम जो है वो रिलीजियस ही रहेगा। एंड ट्रायम्फ इन हेवन विच इज एन एलिगोरिकल नैरेटिव डिस्क्राइबिंग अ लिरिकल स्ट्रीम, द एटोनमेंट, टेम्पटेशन, क्रूसिफिक्शन, रिजरेक्शन ऑफ द क्राइस्ट। ये नहीं, वही क्राइस्ट की स्टोरी, उनकी सफरिंग, उनका क्रूसिफिक्शन हो जाना, फिर उनका। इट इज अ लिंक बिटवीन द रिलीजियस पोएट्री ऑफ स्पेंसर एंड मिल्टन। ठीक है, दोनों का टच हमें इसके अंदर नजर आता है। तो फिनियस फ्लेचर और जाइस फ्लेचर। Other poets who wrote under the influence of the Spencer were William Browning and George Wither and the William Drummond। जस्ट मैंने आपको नाम दे दिए कि आप इस ग्रुप के लोगों को कुछ याद रख सकें। इसमें जो सिग्निफिकेंट काम है वो सिर्फ दोनों भाइयों ने किया है, दोनों प्रीस्ट थे। और जब आप फेरी क्वीन, प्रीस्ट, दोनों भाई, जाइल्स फ्लेचर और फिनिस फ्लेचर जेन में लाएंगे तो आपको स्पेंसर का ये ग्रुप आसानी से समझ आ जाएगा। इनका थीम भी आपको पता चल जाएगा। जब वो प्रीस्ट हैं तो रिलीजियस थीम होंगे, क्राइस्ट की स्टोरीज होंगी, टेम्पटेशन, सैटर्न, मैन, और ये कहानियां होंगी सारी। जैसे हमने पिछले दिन भी कहा था ना कि रिलीजियस लोगों के पास वो 4 थीम होते हैं, उन्हीं पर ही वो बात करते हैं। तो लेकिन पैटर्न क्या है फेरी क्वीन का? फॉलोवर है स्पेंसर के। ठीक है, आर्ट के एतबार से उसको फॉलो कर। बाकी कुछ ये नाम भी हैं, ब्राउनी और ड्रमंड और विदर, आप जस्ट सुन लें, एक बार काम आ सकते हैं आपको। Browning's important poetical work is Britannia Pastorals, which shows all the characteristics of the Elizabethan pastoral poetry। Browning का वर्क अगर है तो Britannia Pastorals, it is obviously inspired by the Spenser's Fairy Queen and Sidney's Arcadia। It combined allegory with satire। ठीक है, जो ब्राउनी का काम है एलेगरी और स्टायर दोनों को मिक्स करता है, यानी आर्केडिया और फेरी क्वीन दोनों को कॉपी कर रहा है। स्टोरी ऑफ द वूइंग एंड एडवेंचर ऑफ द निम्स who change into streams and flowers। The same didactic tone and the lyrical strain are noticed in the poetry of George Wither। His best known poems are Shepherd's Hunting, series of the personal eulogies। तो शेफर्ड्स हंटिंग जॉर्ज विदर, और ब्राउने की ब्रिटानिया पैस्टोरल, और उसके अलावा जाइल्स फ्लेचर की आपके पास आ जाती है क्राइस्ट विक्ट्री, और पर्पल आइलैंड जो है वो फिनियस फ्लेचर की। ये स्पेंसर स्कूल है, फॉलोअर्स ऑफ द स्पेंसर, यानी फेरी क्वीन के मॉडल को फॉलो करेंगे। और जो कि ज्यादातर प्योरिटन्स हैं,
एज चल रही है तो ज़्यादा प्रीस्ट भी हैं कुछ लोग, ज़्यादा कनेक्टेड हैं चर्च के साथ, तो थीम जो है इनकी मोस्टली रिलीजियस है। नेक्स्ट जो स्कूल था प्यूरिटन एज के अंदर, दैट वाज द पोएट्स ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल। द मेटाफिजिकल पोएट्स वर जॉन डन, आपको पता है, जिनके बारे में हमने भी पढ़ा, आउटसाइड ज़्यादा जो फेमस हैं इन्हीं के ये फॉलोअर भी थे। हैरिक थॉमस कैरी, रिचर्ड क्राशा एंड हेनरी वॉन, जॉर्ज हर्बर्ट एंड लॉर्ड हर्बर्ट ऑफ चैरबरी। तो ये कुछ नाम हैं, ये ग्रुप है। डॉन डन के साथ आप इन्हें याद रखें तो ये जॉन डन के फॉलोअर भी हैं और मेटाफिजिकल वही स्टाइल होगा इनका। The leader of the school was the Dun. They are called the metaphysical poets and not because they are highly philosophical, जैसे लास्ट टाइम ये मैंने जिक्र किया था, इसलिए नहीं कि ये फिलोसफिकल, वैसे मेटाफिजिकल का मतलब होता है बियॉन्ड फिजिक्स जो थियरीज हैं, यानी हाईली फिलोसफिकल स्पिरिचुअल जो है, बट बिकॉज देयर पोइट्री इज फुल ऑफ कंसीट्स। ठीक है, इनको मेटाफिजिकल का नाम जो है वो डॉक्टर जॉनसन ने ही आगे दिया था, because their poetry is full of conceits, exaggerations, quibbling about the meaning of the word, display of the learning, and far-fetched similes and metaphors. तो ये अगर पॉइंट हमारे जहन में हो तो मेटाफिजिकल सारे पोइट्स के अंदर ये चीज़ है। क्या है? कंसीट्स, एग्जैजुरेशन हमें मिलेगी, डिस्प्ले ऑफ लर्निंग और फॉर फेच्ड सिमिलीज एंड मेटाफर्स। It was Dr. Johnson who, in his essay on Abraham Cowley, in his Lives of the Poets, जब डॉक्टर जॉनसन ये बुक लिख रहे थे लाइव्स ऑफ द पोएट, तो उन्होंने यूज द टर्म मेटाफिजिकल, उन्होंने सबसे पहले ये टर्म यूज की। There he wrote about the beginning of the 17th century appeared a race of writers that may be termed the metaphysical poets. वहाँ पे वो लिखते हैं इन पोइट्स के बारे में इकट्ठा कि ये इनको हम कह सकते हैं, और ये थोड़ा तंजिया उन्होंने इनको कहा था, कोई प्रेज नहीं कर रहे थे। The metaphysical poets were men of learning and to show their learning was their whole endeavor. उन्होंने क्या लिखा कि ये काफ़ी लर्निंग तो अच्छी थी, नहीं मतलब साइंटिफिक जो सारी मालूमात थी वो यूज़ करते थे और शो ऑफ लर्निंग करते थे। इनकी पोइट्री में एक साइंटिफिक एनालिसिस पाया जाता है। इवन लव का सब्जेक्ट भी आपने देखा था जॉन डन की पोइट्री के अंदर, तो थोड़ा सा हमने उसका एनालिसिस किया, या आपने अलग से पढ़ी होगी कि लव जैसे इमोशंस को भी वो साइंटिफिक अंदाज में देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, और उसमें कंसीट और एग्जैजरेशन और शो ऑफ लर्निंग जो है इनकी क्वालिटी है, ये बेसिक इनके एलिमेंट है। दो डॉक्टर जॉनसन वाज प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स, हम किसी हद तक मतलब इनको लाइक नहीं कर रहे थे, वो तनकीद कर रहे थे इनको, और उन्होंने एक तंजिया नाम दिया इनको मेटाफिजिकल पोएट्स, लेकिन इनका नाम पड़ गया। एंड above statement is full of exaggeration, yet he pointed out the salient characteristics of the school. One important feature of the metaphysical school, which Dr. Johnson mentioned, was their discovery of the occult resemblance in things apparently unlike. तो सबसे बड़ी इनकी जो क्वालिटी है, जैसे डॉक्टर जॉनसन थोड़ा इस लिहाज से यहाँ पे वो प्रेज करते हैं कि अनलाइक थिंग्स, हाईली अनलाइक थिंग्स के अंदर जो रिजेंबलेंस ये ढूंढ लेते हैं, ठीक है, हाँ, तो उस पे जरूर इनको अप्रिशिएट किया जाता है, और ये मेटाफिजिकल पोइट्स का ही ये कमाल है। Moreover, he was absolutely right when he further remarked that the metaphysical poets were perversely strange and strained. The most heterogeneous ideas are yoked by the violence together. वो लिखते हैं कि heterogeneous जो ideas है, बहुत ही अलग जो चीजें हैं, उनको जबरदस्ती ये जोड़ देते हैं, ठीक है, that is their, जैसे conceit भी कहा जाता है टेक्निकली, far fetched simile है। Their wish was only to say what had never been said before. तो ऐसे लगता है जैसे वो चाहते ये थे, जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं, कि कुछ ऐसे कहा जाए, इस अंदाज से कहा जाए कि आज तक मतलब ऐसा ना कहा गया इस तरीके से, तो फिर इसी तरीके से हो सकता था। The moreover, he was absolutely right when he further remarked that the metaphysical were perversely strange and strained. यानी heterogeneous ideas को इकट्ठा करना और अजीब बात करने की कोशिश करना, शो ऑफ लर्निंग करना, these were the qualities. The metaphysical poets were honest, original thinkers. They tried to analyze their feelings and experience. Okay, the feelings को भी उन्होंने analysis किया, करना शुरू कर दिया, और actually
साइंटिफिक इंक्वायरी की स्पिरिट भी रेनेसां में वो सामने आती है ना, वो इन्होंने अप्लाई कर दी इमोशंस के ऊपर। और जो नई डिस्कवरीज हो रही थी, जो नई टर्म्स आ रही थी, जो नई नई चीजें आ रही थी, साइंटिफिक जो नेम आ रहे थे, उन्होंने वो सारी जो सीखते थे वो पोइट्री में ले आते थे। इवन द एक्सपीरियंस ऑफ लव जो है उसको भी इन्होंने साइंटिफिक अंदाज में देखा, जैसे डन की पोइट्री में, जहाँ पे वो कहते हैं कि लवर्स आर लाइक द कंपस, टू लेग्स ऑफ द कंपस नहीं होती जैसे, जो ज्योमेट्री की एक डिवाइस है जिससे आप दायरा वगैरह लगाते हैं, तो लवर्स भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो ये जो सिमिली है बिल्कुल अजीब सी लगती है, अनयूजुअल सिमिली है, इस वजह से इनको ये नाम दिया शायद डॉक्टर जॉनसन ने। दे वर ऑल्सो अवेयर ऑफ द लाइफ एंड द वर्क कंसर्न्ड विद डेथ, बरील, डिसेंट इनटू द हेल एक्सेट्रा। और ये डन में आपको याद होगा, हम लास्टली देखा कि उन्होंने श्राउड में आकर लास्ट जो है वो सरमन भी दिया था। दे वर आल्सो अवेयर ऑफ, प्रीस्ट भी थे वो, और डेथ के थीम के साथ भी क्लोजली एसोसिएटेड थे। दो दे होप्ड फॉर द इमॉर्टैलिटी, दे वर ऑब्सेस्ड बाय द कॉन्शियसनेस ऑफ मॉर्टैलिटी। और ये सारी क्वालिटी ये तकरीबन सारे पोइट्स में हमें नजर आती है। डन जो है द लीडर ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स हैड ए वेरी checked career until become the dean of the Saint Paul। जैसे हमने थोड़ा सारा इसका जायजा तो हम खैर ले चुके हैं। Though his main work was to deliver religious sermons, he wrote poetry of a very high order. His best known works are The Progress of the Soul, इनकी एक वर्क है Progress of the Soul, and Anatomy of the World, and Elegy, Epithalamium. His poetry can be divided into three parts। जो डन की पोइट्री ओवरऑल हम इसे कह सकते हैं तीन तरह की इन्होंने पोइट्री की। एमरस पोइट्री यानी लव पोएम्स लिखी, मेटाफिजिकल पोइट्री प्योरली जो थोड़ी फिलोसफिकल है यहाँ पे टेक्निकल, और स्टेरिकल पोइट्री इन्होंने की। जो मेटाफिजिकल में हम कहते हैं डिवाइन पोइट्री की, लव एंड डिवाइन पोएम्स के नाम से जो है सिलेबस में भी पढ़ाया जाता है। उसके अलावा रॉबर्ट हैरिक हैं, wrote amorous as well as religious work। Thomas Carey, on whom the influence of the nun was stronger, was the finest lyric writer of his age। इसमें इनकी लिरिक बहुत अच्छी हैं। And Krasha possessed a temperament different from the Herrick or the Carey। He was a fundamentally religious poet in his best work, The Flaming Heart। ठीक है, The Flaming Heart रिलीजियस थीम हमें इसके टाइटल से ही लग रहा है, ये सबसे इनका बेस्ट वर्क है। रिचर्ड क्राशा, Henry Vaughan, though a mystic like Krasha, was equally at home in sacred as well as in secular words। And George Herbert is the most widely read of all poets belonging to the metaphysical school, except of course Donne। डन के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा जिनको पढ़ा गया वो जॉर्ज हर्बर्ट है। सो ये जॉर्ज, हमारे पास कौन कौन से पोइट आ गए इस स्कूल के साथ? जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉन, रिचर्ड क्राशा। आप इनके खाली नाम भी याद रखने के ये डन के फॉलोअर हैं, तो बाकी करेक्टरिस्टिक्स तो इनकी वो सेम ही है मेटाफिजिकल वाली। रॉबर्ट हैरिक, ठीक है, ये थोड़े से नाम आपके सामने हैं, मेमोरी में इनको रखने की कोशिश करें किसी तरीके से। जैसे हमने कहा था कि तीन तरह के पोइट थे, ठीक है, जो स्पेंसर को फॉलो करते थे और जो डन को फॉलो करते थे, और एक और ग्रुप भी है कैवलियर पोइट्स। whereas the metaphysical poets followed the lead of Donne, जैसे अभी हमने जिक्र किया। द कैवलियर पोइट्स फॉलोड बेन जॉनसन। ठीक है, तो तीसरा जो ग्रुप है वो किसको फॉलो करता था? बेन जॉनसन को। ये बेन जॉनसन वही है जिनकी हमने वाल्पोने, जिनका ड्रामा हमने डिस्कस किया था, वाल्पोने अल्केमिस्ट, आपको याद होगा, शेक्सपियर के साथ काम करते रहे, एक्टिंग भी करते थे। शेक्सपियर ने इनके ड्रामों में भी काम किया बेन जॉनसन के, और इन्होंने प्रेफेस भी लिखा था उनकी जो फर्स्ट फोलियो बुक आई थी। तो उन्होंने पोइट्री भी की। तो उस टाइम पे पोइटिकल ड्रामास होते थे, आपको पता है, और पिछली जो एज है रेनेसां के अंदर, तो उस एज से फिर जॉनसन को जिन्होंने फॉलो किया उनको कैवलियर पोइट्स भी कहा जाता है, या जॉनसन के फॉलोअर हैं। तो तीन पोइट्स हमारे पास आ जाते हैं, तीन थ्रेड हैं पोइट्री के अंदर हमें मिलते हैं, जॉनसन के फॉलोअर्स, स्पेंसर के फॉलोअर और डन के।
सो जॉनसन फॉलोड द क्लासिकल मेथड इन हिज पोइट्री। ये तो जॉनसन को फॉलो कर रहे थे। जॉनसन किसे फॉलो कर रहा था? जॉनसन आपको पता है क्लासिकल था। जॉनसन और शेक्सपियर को जब हम कंपेयर करते हैं तो यही फर्क उन दोनों में आता है कि शेक्सपियर को रूल फॉलो नहीं करते, कोई यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस और इस तरह की चीजें जो या एरिस्टोटेलियन जो पैरामीटर्स होते हैं लिखने के, ड्रामा लिखने के थे, उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। शेक्सपियर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, आउट ऑफ बॉक्स जाते हैं और हर ड्रामा नए अंदाज में लिखते हैं, जबकि जॉनसन ने अपने प्लेस के अंदर जो है वो किस चीज़ को फॉलो किया? अरिस्टोटल के पैरामीटर्स को फॉलो किया, क्लासिक जो ऑथर्स हैं उनको फॉलो किया। वो एक क्लासिकल ऑथर कह सकते हैं आप इनको। इसी तरह उनका क्लासिकल मेथड पोइट्री में भी आता है, एज वेल एज इन हिज ड्रामास। ही इमिटेटेड हॉरेस बाय राइटिंग। उन्होंने हॉरेस को कॉपी किया। और हॉरेस कहाँ के हैं, कोई बता सकता है? याद है आपको? हॉरेस जो है ये किस सिटी से बिलोंग करते हैं, कौन से ईरा से? ये आप लिख दीजिएगा, बाद में इसको देखते हैं। एंड लाइक हिम सेटायर्स, एलिजीज, एपिस्टल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री वर्सेस। एपिस्टल्स कहते हैं लेटर्स को, पोइटिकल लेटर्स जो होते हैं ना, खतूत जो हैं, जैसे खतूत गालिब के खतूत हमारे यहाँ पब्लिश भी होते हैं, उनकी जैसे अहमियत है, तो एपिस्टल्स कहा जाता है इनको, पोइटिकल लेटर्स को। लाइक द मेटाफिजिकल द लेबल, लेबल जो है ना कैविलियर क्यों लगा? ये बेन जॉनसन के जो फॉलोअर्स हैं, Cavalier is not correct basically, because a cavalier means a royalist, one who fought on the side of the king during the civil war में जो बादशाह की तरफ लड़े हैं ना, उन लोगों को कैविलियर कहा जाता था। लेकिन ये इन पोइट्स को क्यों कहा गया? द फॉलोअर ऑफ द बेन जॉनसन वर नॉट एट ऑल रॉयलिस्ट, बट इज लेबल वंस यूज्ड हैज स्टक टू देम। ये भी गलती से लेबल इनके साथ लगा है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये बादशाह के को फॉलो कर रहे थे, ऐसा नहीं है। ये भी एक मेटाफिजिकल लेबल की तरह गलती से बस लेबल लग गया इनके साथ। एक्चुअली ये बेन जॉनसन के फॉलोअर हैं और क्लासिकल चीज़ों को फॉलो करते हैं। हाँ हाँ, ये आप ये इनको ज़रूर कह सकते हैं कि इनके जो थीम है वो ज़्यादा रिलीजियस नहीं मिलेंगे, ये ट्रिवियल है, नॉन रिलीजियस सब्जेक्ट मैटर को इन्होंने डील किया। मेटाफिजिकल पोएट्स तो आपको पता है थीम उनका रिलीजियस थे, आल तो हैंडलिंग जो है वो कंसीट और एग्जैजरेशन और साइंटिफिक और शो ऑफ लर्निंग, ये सारा वो कर रहे थे। और एक जो स्पेंसर का ग्रुप है वो भी आपको पता है रिलीजियस थीम से, वो दो भाई जैसे हमने जिक्र किया, प्रीस्ट भी थे और साथ पोइट्स भी थे। लेकिन इन पोइट्स में का सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट है। सम कैवलियर पोइट्स आर लाइक कैरियो, ठीक है, सकलिंग एंड लवलेस। तो तीन नाम आपके जहन में आ सकते हैं, मैं इनको हाईलाइट भी कर रहा हूँ। सॉरी, आज मैंने इनको ज़्यादा फॉन्ट साइज बड़ा नहीं किया, आपको तकलीफ ना हो रही हो देखने में। सो कैवलियर पोइट्स कौन से? कारियो, सकलिंग एंड लवलेस। ये डिसाइपल्स हैं, इनमें से कुछ डन के भी। दे आर देयरफॉर नॉट टू डिस्टिंक्ट स्कूल, बट दे रिप्रेजेंटेड टू ग्रुप्स ऑफ द पोएट्स हु फॉलोड द टू डिफरेंट मास्टर्स, डन एंड बेन जॉनसन। इनमें से कुछ आप देख सकते हैं, कारियो वगैरह, तो डन के भी डिसाइपल हैं। तो फिर इनमें कोई उस तरह से फर्क नहीं है, सिर्फ ये है कि एक जॉनसन को फॉलो करेंगे, डन को। The Cavalier poets normally wrote about trivial subjects, while the metaphysical poets wrote generally about serious subjects. ये फिर इनमें फर्क है थोड़ा सा। एक डन, कुछ तो ऐसे हैं जो डन के भी फॉलोअर हैं और जॉनसन के भी, तो हम इनको फर्क वहां से ऐसे कर सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर से, जैसे मैंने आपको बताया। मेटाफिजिकल का जो सब्जेक्ट मैटर है वो सीरियस सब्जेक्ट मैटर था और इनका जरा ट्रिवियल था, लाइट सब्जेक्ट मैटर। द इम्पोर्टेंट कैवलियर पोइट्स वर हैरिक, लवलेस, सकलिंग एंड कैरियो, जैसे ऊपर मैंने बताया। चलिए एक आध नाम इसमें और ऐड हो जाते हैं। तो ये हमारे पास आ जाते हैं पोएट्स। दोबारा से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये याद रखना इनको बिल्कुल आसान है, क्योंकि इनकी डिवीजन हुई हुई है। प्यूरिटन पोइट्री में डोमिनेट जॉनर जैसे हमने कहा पोइट्री रहा, और पोइट्री में हमने कहा कि ये तीन किस्म के हैं, स्कूल ऑफ स्पेंसर, मेटाफिजिकल और कैवलियर पोइट्स। तो स्पेंसर के फॉलोअर स्पेंसरियन हैं, जिनमें हमने कहा कि फिनियस फ्लेचर, चाइल्ड्स फ्लेचर हैं सबसे ज़्यादा फेमस। फेरी क्वीन के मॉडल को फॉलो करते हैं ये सारे। विलियम ब्राउनी, विदर और ड्रमंड भी जेन में रख लें। तो उसके बाद मेटाफिजिकल है जो डन के फॉलोअर हैं। डन के जो फॉलोअर हैं इनमें हैरिक, कैरियो, रिचर्ड क्राशा, हेनरी वॉन, हर्बर्ट,
ये लोग आ जाते हैं, और डॉक्टर जॉनसन ने इनको ये नाम दिया था मेटाफिजिकल, तनकीद करते हुए दिया था, फिर नाम पड़ गया। उसके बाद अगर इनमें देखें तो डन जो है इनके लीडर हैं सबसे बड़े, और बाकी कुछ पोइट्स के हमने नाम अभी देखे हैं। उम्मीद है कि ये आसानी से अब इनका नाम लिया जाए तो आप इनको ग्रुप कर सकते हैं। और तीसरा ग्रुप हमने देखा कैवलियर पोइट्स, जो कि बेन जॉनसन के फॉलोअर हैं, जिनमें हम 3-4 पोइट्स देख सकते हैं, और वो हैं हैरिक, लवलेस, सकलिंग एंड कैरल। उसके बाद हम आ जाते हैं जो सबसे बड़ा आथर प्रोड्यूस किया प्योरिटन एज ने, वो तो है जॉन मिल्टन। इसी वजह से इसे एज ऑफ मिल्टन भी हमने कहा, सबसे बड़ा आथर था। मिल्टन वाज द ग्रेटेस्ट पोएट of the Puritan age, and he stands head and shoulder above all his contemporaries. अगर आप ये सोचें कि इसको किस ग्रुप में हम रखेंगे मिल्टन को, क्या ये कैवलियर पोएट हैं, क्या ये स्पेंसर के फॉलोअर हैं, क्या ये डन के फॉलोअर हैं, तो फिर ये है कि हम ये इतने बड़े आथर थे कि हम जितने भी हमने पोएट्री के ग्रुप कर लिए हैं 3, इनको कहीं भी नहीं रख सकते। ये बिल्कुल ही अलग है। Though he completely identified himself with Puritanism, ठीक है, he possessed such a strong personality that he cannot be taken to represent anyone but himself. इनके बारे में कहा जाता है कि मिल्टन अगर किसी को रिप्रेजेंट करता है, किसी को भी, इवन प्यूरिटनिज्म को भी छोड़ दे, था वो प्यूरिटन, लेकिन अगर वो किसी को रिप्रेजेंट करता है ना, तो वो था मिल्टन खुद। कितनी अजीब सी बात है, आप कहेंगे बहुत प्राउड किस्म की पर्सनैलिटी है ये तो। Paying a just tribute to the dominating personality of the Milton, Wordsworth wrote the famous line। Wordsworth जो आगे आएंगे रोमांटिक एज के बहुत बड़े उस्ताद हैं ये। वर्ड्सवर्थ लिखते हैं, Thy soul was like a star and dwelt apart। और ये इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा कि इनकी जो सोल है ना, ये एक स्टार की तरह थी, जो सब स्टारों से अलग है, जो अलग रहता है। Though Milton praised Spencer, Shakespeare and Ben Jonson as a poet, मिल्टन ने तारीफ की है इन तीनों पोइट्स की। इन तीनों को पसंद करते थे, स्पेंसर को, शेक्सपियर को और बेन जॉनसन को। He was different from them all। आल्दो ने पसंद करते हैं, फॉलो नहीं किसी को करते। तो we do not find the exuberance of the Spencer in his poetry। Unlike Shakespeare, Milton is superbly egoistic। egoistic तो ये कमाल के थे, ठीक है। And in his words he is harmonious and musical। We find no trace of the harshness of the Ben Jonson। तो जब हम इनकी पोएट्री का एनालिसिस करें तो ना तो बेन जॉनसन के ये करीब जाएंगे, ना ये शेक्सपियर की तरह हैं, ना ये स्पेंसर की तरह हैं, ठीक है, ना ये मेटाफिजिकल पोएट्स के साथ एसोसिएट आप इन्हें कर सकते हैं। In all his poetry, Milton sings about himself and his own lofty soul। ठीक है, उन्होंने अगर किसी के बारे में अगर पोएट्री की है तो वो है सिर्फ अपने बारे में की है, उन्होंने अपनी लॉफ्टी सोल के बारे में सिंग किया बस। इगोइस्टिक थे, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक, अपने अंदर से बाहर निकल ही नहीं सके, अपनी ही दुनिया में रहे। Being a deeply religious man and also endowed with artistic merit of a high degree, बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे, आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपने टाइम की सारी चीजें पढ़ डाली थी। हत्या कि इन्होंने इतनी स्टडी की कि आंखों से रोशनी ही जाती रही, ब्लाइंड हो गए। बहुत ज्यादा रिलीजियस थे, प्यूरिटन के साथ खड़े रहे, बादशाह की मुखालफत की। He combined in himself the spirit of the Renaissance and the Reformation। इनके अंदर हमें जो रेनेसां और रिफॉर्मेशन आपको पता है, वो मार्टिन लूथर ने जो तहरीक शुरू की थी मजहब में रिफॉर्म करने के लिए, प्रोटेस्टेंट की, वो भी हमें नहीं, यानी वही एक्सट्रीम पे जाती है तो प्यूरिटन बनते हैं ना, तो वो भी इनमें नजर आती है, और रेनेसां स्पिरिट भी इनमें, इनके अंदर हमें पूरी तरह से नजर आती है। ये कंबाइन हो जाती है, रिफॉर्मेशन और रेनेसां, जो दोनों तहरीकें शुरू हुई थी रेनेसां के अंदर ही,
और ये आके हमें एक पोइट, क्योंकि कुछ पोइट तो आपको पता है सिर्फ रिफॉर्मेशन को फॉलो कर रहे हैं, कुछ रेनेसां को, तो अगर कोई आथर दोनों को फुली रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो है, दोनों थ्रेड यहाँ पे, दोनों करंट्स जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं, मिल्टन बनता है। इनफैक्ट नो अदर इंग्लिश पोएट was so profoundly religious and so much an artist, यानी इनके बगैर, इनके इर्द गिर्द या और कोई देखें तो आपको ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा जो इनके लेवल पे रिलीजियस भी हो और फिर इतना बड़ा आर्टिस्ट भी हो। आमतौर पे जो ज्यादा रिलीजन में डूबते हैं तो आर्ट उनका खत्म हो जाता है, और जो बहुत ज्यादा आर्ट में चले जाते हैं वो मजहब को काफी हद तक छोड़ चुके होते हैं। तो इनमें आपको ये दोनों चीजें अपने नुक्ता कमाल पे नजर आएगी, दोनों ही। और मैकॉले ने लिखा है एक जगह पे, लॉर्ड मैकॉले जिन्होंने हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम बनाया था, बड़े बदनाम है हमारे यहाँ वो, कि कहते हैं आज भी मैकॉले का निज़ाम ही चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो उन्होंने बुनियादें रखी थी वो स्टिल चल रहा है। तो उन्होंने जब तालीमी निज़ाम बनाया था तो बड़ी एक दिलचस्प बात ये है कि लॉर्ड मैकॉले के जो सबसे फेवरेट राइटर थे वो मिल्टन थे, और कहते हैं कि सारा मिल्टन मैकॉले को ज़बानी आता था। इन्होंने बाय हार्ट सारा कुछ, सारा मिल्टन याद किया हुआ था उन्होंने, और ये इन्होंने हमेशा रखा था कि स्कॉलर है ही वही। इनका एक स्टेटमेंट है कि हिंदुस्तान में अगर कोई स्कॉलर बनना चाहता है ना, तो स्कॉलर हम उसको कहेंगे जिसे मिल्टन की पोइट्री आती होगी और जिसे लॉक की फिलॉसफी आती होगी। ये इनका स्टेटमेंट था कि मिल्टन की पोइट्री और लॉक की फिलॉसफी जिसको आती है वही पढ़ा लिखा शख्स है। अदरवाइज लॉर्ड मैकॉले ने कहा कि मैं किसी को एजुकेटेड मानने को तैयार नहीं, अगर उसने मिल्टन नहीं पढ़ा तो वो अनपढ़ है। So Milton was a great scholar of classical as well as the Hebrew literature. Hebrew literature भी सारा इन्होंने पढ़ रखा था, फिर क्रिश्चियन लिटरेचर भी, जो लैटिन लिटरेचर है, फिर ग्रीक लिटरेचर भी सारा, फिर इंग्लिश लिटरेचर भी। तो इनकी जो लर्निंग है वो तो बेपनाह थी। और इनका जब आप पैराडाइज लॉस्ट पढ़ते हैं, इनका वर्क या इनका कोई भी वर्क पढ़ेंगे तो आपको हर लाइन पे इतने रेफरेंस मिलेंगे, हर 2 लाइनों पे रेफरेंस आ जाएगा, हर 2 लाइनों पे, कि आप कहेंगे कि इस बंदे को इतना कुछ आता था। He was also a child of Renaissance and a great humanist. इनमें ह्यूमनिज्म भी हमें नजर आता है, रेनेसां भी नजर आता है, रिफॉर्मेशन भी, रिलीजन भी। As an artist he may be called the last Elizabethan. ये भी हमने एक मेंशन किया था कि अगर आप एलिजाबेथन एज तो कब की वैसे खत्म हो गई थी, लेकिन अपने टेम्परामेंट के एतबार से अगर रेनेसां स्पिरिट अभी कुछ बाकी थी किसी आथर में, तो यहाँ पे मिल्टन के साथ ही वो खत्म हो जाती है रेनेसां। तो इनमें रेनेसां का एक करंट भी साथ चल रहा है, प्यूरिटन प्लस रेनेसां। फ्रॉम हिज यंग डेज ही बिगन टू लुक अपॉन पोएट्री एज ए सीरियस बिजनेस ऑफ लाइफ। बहुत ही अर्ली एज में इन्होंने पोएट्री शुरू कर दी थी, एंड ही मेड अप हिज माइंड टू डेडिकेट हिमसेल्फ टू इट, एंड इन कोर्स ऑफ द टाइम राइट अ पोएम व्हिच द वर्ल्ड वुड नॉट लेट डाई। इनका शुरू से, बचपन से ये प्लान था कि एक न एक दिन वो एक ऐसी नज़म लिखेंगे जिसे कभी दुनिया नहीं भुला पाएगी। इनका पूरा मकसद था कि एक ऐसी पोएम लिखना चाहते थे, एक ऐसा आर्ट तख्लीक करना चाहते थे जिसे कभी भुलाया ना जा सके। क्या वो कामयाब हुए ये तो फिर आपके सामने ही हमें भी पढ़ना पड़ता है उनको। मिल्टन्स अर्ली पोएट्री इज लिरिक। द इम्पोर्टेंट पोएम्स ऑफ द अर्ली पीरियड्स, जो बहुत शुरू में उन्होंने पोएट्री की, वो लिरिकल है, जज्बात का वो अपना बहुत ज्यादा इजहार करते हैं। बाद में भी इगोइस्टिक ही हैं, आपको पता है, ऑटोबायोग्राफिकल है, अपने ही दुख दर्द जो है वो लेके आते हैं, चाहे नाम सैटन का करेंगे, बात अपनी ही कर रहे होते। द हिम ऑन द नेटिविटी, अर्ली जो इनके वर्क्स हैं, ये अलग्रो, पेंसरोजो, लिसिडास, कॉमस, एंड द हिम रिटन व्हेन मिल्टन वाज ओनली 21। ठीक है, इन्होंने हिम्स लिखी 21 साल की उम्र में। इन्होंने एक कमाल की वो पोइट्री जो है स्टार्ट कर दी थी। हिम तो इन्होंने इतनी बुनियादी एज में लिख दी जितनी एज में तो हमने अभी मास्टर्स भी नहीं किया था। Shows that his lyrical genius was already highly developed. Lycidas is a pastoral elegy and it is the greatest of its type in English literature. English literature की अगर सबसे बेहतरीन एलेजी है वो उठाए तो वो लिसिडास है।
ठीक है, लिसिडस जो है इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट एलेजीज रिटन बाय जॉन मिल्टन। और ये सवाल मेरे ख्याल में एक दफ़ा मैंने देखा था, लिसिडस किसने लिखी है या ये योनरा कौन सा है। तो ये एक एलेजी है। और हाँ, एक दफ़ा ये भी आया था कि ये एलेजी इन्होंने किन के मरने पर लिखी थी, क्योंकि एलेजी तो लिखी जाती है किसी की डेथ के ऊपर। इट वॉज रिटन टू मोर्न द डेथ ऑफ मिल्टन्स फ्रेंड एडवर्ड किंग। ठीक है, एडवर्ड किंग नाम के इनके दोस्त थे, उनकी डेथ के ऊपर इन्होंने लिखी थी। बट इट इज आल्सो कंटेन सीरियस क्रिटिसिज्म द। अच्छा, बात हमारी यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गई थी, मिल्टन के बारे में हम पढ़ रहे थे, जो कि एज ऑफ मिल्टन है वैसे भी जिसको हम देख रहे हैं, और फिर प्यूरिटन एज के सबसे बड़े आथर जॉन मिल्टन है। हमने पोइट्स को क्लासिफाई भी किया है, लेकिन ना तो ये स्पेंसर के एग्जैक्टली फॉलोअर है, ना ही ये बेन जॉनसन के एग्जैक्ट फॉलोअर है, और ना ही ये मेटाफिजिकल पोइट्स में हम इनको गिन सकते हैं। तो पोइट्री की जो हमने डिवीजन अभी की, क्लासिफिकेशन की, मिल्टन बिल्कुल उसके आउटसाइड है, बल्कि सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। और इनमें हमने देखा कि दोनों करंट्स जो रिफॉर्मेशन करंट और रेनेसां जो पीरियड का करंट है, वो दोनों आउटसाइड है हर लिहाज से, आउटस्टैंडिंग किस्म के जो कि पोइट थे। इसलिए इनको आप किसी भी ब्लॉक में बंद नहीं कर सकते आसानी से कि जाइंट थिंकर और जाइंट पोइट है। लिसिडस पे हमने कहा कि इनकी एलर्जी है, और बहुत इंग्लिश की बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एलर्जी में से आप इनको। ये किन्हीं का लगता है माइक ऑन हो गया है, मुझे जरा इनको। ओके, लिसिडस के मैंने बताया कि एक पेस्टोरल एलर्जी है विच वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ मिल्टन्स फ्रेंड एडवर्ड किंग। ठीक है, ये याद रखें कि ये पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है ये सवाल कि लिसिडस का योनरा भी एक दफ़ा मेरे ख्याल में पूछा गया था, और एक ये किसने लिखी है मिल्टन के हवाले से, फिर ये कि ये किन की डेथ पे लिखी गई। व्हेन द सिविल वॉर ब्रोक आउट इन 1642, जैसे आपको पॉलिटिकल सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर में आपको रख दिया था, ताकि जब इवेंट्स की बात हो तो आपको पता हो कि प्यूरिटन एज के अंदर क्या हुआ था, पॉलिटिकली क्या हो रहा था। Milton threw himself heart and soul into the struggle against King Charles I। तो बादशाह की मुखालफत की, बादशाह और पार्लियामेंट और प्यूरिटन एक साइड पे थे और बादशाह दूसरी साइड पे था, मोनार्की अलग थी। तो इन्होंने, मिल्टन ने किन का साथ दिया, चूंकि एक प्यूरिटन थे तो प्यूरिटन्स का साथ दिया। क्रोमवेल के ये सेक्रेटरी भी रहे। फाइंडिंग हिमसेल्फ अनफिट टू फाइट एज ए सोल्जर, ही बिकेम द लैटिन सेक्रेटरी टू क्रोमवेल, जो कि मिलिट्री जनरल थे। उनके उन्होंने जब ये प्रोटेक्टर ऑफ द स्टेट बने तो ये उनके सेक्रेटरी बन गए। दिस वर्क ही कंटिन्यू टू डू टिल 1649 तक इन्होंने ये जॉब किया है। बट व्हेन ही रिटर्न टू द पोएट्री टू अकम्प्लिश द आइडियल ही हैड इन हिज माइंड, मिल्टन फाउंड हिमसेल्फ कंप्लीटली ब्लाइंड। ठीक है, उसके बाद ये ब्लाइंड हो गए, इनकी आंखों से रोशनी चली गई, ग्रेजुअली गई, और फिर इनको पोएम जो है वो डिक्टेट करनी पड़ी। और इनका सबसे बड़ी जिंदगी का जो मिशन था वो तो अभी रहता था, जबकि ये ब्लाइंड हो चुके थे, और वो था एक ऐसी पोइम लिखना कि रहती दुनिया इनको याद रखा जाए। Moreover, after the death of the Cromwell and the coming of the Charles II to the throne, मिल्टन became friendless। अब मिल्टन जो कि प्यूरिटन थे, और प्यूरिटन के लिए बुरा वक्त आ चुका था, क्योंकि मोनार्की रिस्टोर हो रही थी, और उनके वापस आने का मतलब था प्यूरिटन्स की खैर नहीं है। और ये फ्रेंड, हिज ओन वाइफ एंड द डॉटर्स टर्न्ड अगेंस्ट हिम, इवन इनकी अपनी फैमिली के लोगों ने इनकी मुखालफत की। वो टाइम इनके लिए बहुत टफ था, जब इनकी आंखें भी नहीं रही थी, मतलब ऑलमोस्ट ब्लाइंड थे। फिर फैमिली भी अगेंस्ट हो गई थी, फिर प्यूरिटन्स भी डिफीट हो रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता डिफीटेड हो रहे थे, और एक मुश्किल टाइम था जब बादशाह आपके खिलाफ हो। But undaunted by all these misfortunes, Milton girded up his loins and wrote his greatest poetical work। ऐसे हालात में उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी, एंड पैराडाइज रीगेन, एंड सैमसन एगोनिस्टीज। ये तीन बड़े इन्होंने काम तख्लीक किए जो इनके सब मास्टरपीस हैं तीनों। सबसे बड़ा तो पैराडाइज लॉस्ट, फिर उससे कुछ कम जो है सेकंड आप कह सकते हैं सैमसन एगोनिस्टिस, और पैराडाइज रीगेन जो यानी कि सीक्वल है उन्हीं का, लॉस्ट का। The subject matter of the Paradise Lost consists of the casting out from heaven of the fallen angels
their planning of the revenge in hell, Saturn's flight. आमतौर पे तो मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ी हुई है, जस्ट आप थोड़ा सा आपके लिए रिमाइंडर, ये पोएम किसको नहीं पता कि इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। Man's temptation and fall from grace and the promise of the redemption. Against this vast background, Milton projects his own philosophy of purpose as a human existence and attempts to justify the ways of the God to men. उन्होंने ये पोएम क्यों लिखी? To justify the ways of God to men, कि अल्लाह जो है या गॉड जो है वो जो करता है वो ठीक करता है, हमें उसकी समझ जरा लेट आती है बस। So on account of the richness and the profusion of its imagery, descriptions of the strange lands and the seas and the use of the strange geographical names, Paradise Lost is called the last great Elizabethan poem. हत्या कि ये एलिजाबेथन एज में नहीं लिखी जा रही, ये अपने ट्रेट की वजह से, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर की वजह से एलिजाबेथन कहला सकती है। आखिरी एलिजाबेथन आथर आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि अगर मिल्टन को आप स्टैंड करेंगे, कहीं पुट करेंगे, तो ये मार्लो और शेक्सपियर के साथ खड़ा करना पड़ेगा। स्पेंसर, मार्लो, शेक्सपियर, डन, इन लोगों के ये साथ रहेगा। In Paradise Lost, the most prominent is the figure of the Saturn, who possesses the qualities of the Milton himself. हमें सैटर्न के अंदर मिल्टन नजर आता है, ऐसा लगता है सैटर्न जो गॉड के अगेंस्ट बात कर रहा है, असल में मिल्टन जो जमीनी गॉड है यानी बादशाह है उसके खिलाफ बात, एंड हु रिप्रेजेंट द इनडोमिनेटेबल हीरोइज्म ऑफ द प्यूरिटन अगेंस्ट चार्ल्स वन। जैसे एक लाइन भी आपको चले सुना देते हैं, व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, all is not lost, the unconquerable will, and study of revenge, immortal hate, and courage never to submit or yield. तो उनकी खुद की हालात भी कुछ ऐसे ही आपको पता है, प्यूरिटन जो है वो दे आर नाउ डिफीटेड, जो है मोनार्की इज रिस्टोरिंग नाउ, तो क्या सिचुएशन है, ही इज आल्सो ब्लाइंड, तो क्या लाइन लिख रहे हैं, व्हाट दाउ द फील्ड बी लॉस्ट, ठीक है, कि जो कुछ भी खो गया है, आल तो बहुत कुछ खो गया है, लेकिन ऑल इज नॉट लॉस्ट, कि सब कुछ नहीं खोया, आल तो मैंने सब कुछ खो दिया है लेकिन सब नहीं खोया, और जो नहीं खोया वो क्या है, द अनकंकरेबल विल, कि मेरी जो विल है, मेरा इरादा है, उसको कोई कंकर नहीं कर सका, हर चीज मुझसे छीन ले गई है, मैंने सब खो दिया है लेकिन एक चीज नहीं खोई, और वो है मेरा इरादा, ठीक है। इट इज रिटन इन द ब्लैंक वर्स ऑफ द एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट, ठीक है। एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट का जो स्टाइल था आपको पता है, ब्लैंक वर्स में मार्लो ने ड्रामे लिखे, शेक्सपियर ने, बैन जॉनसन ने, तो ये बिल्कुल वही एलिजाबेथन ब्लैंक वर्स यूज करते हैं। लास्ट टाइम भी हमने जिक्र किया था कि उन्होंने एक ओपरा के लिए उसकी राइमिंग दी थी ड्राइडन को कि इसको कर दे, ऑल्दो उन्होंने खुद डिफेंड किया था कि ब्लैंक वर्स इज अ बेटर मीडियम फॉर फोर्सफुल जो काइंड ऑफ पोइट्री है, ड्रामेटिक काइंड ऑफ पोइट्री जो है। सो पैराडाइज रीगेन्ड इसका सीक्वेंस था, ये एक एपिक है, ध्यान में रखिएगा। पैराडाइज लॉस्ट जो है 12 बुक्स में होगी, वही होमर का मॉडल है, 12 किताबों का वही स्टाइल, लेकिन बस क्रिश्चियन एलिमेंट्स उसके अंदर आ गए हैं, करेक्टर जो है वो क्रिश्चियन जो है वो मिथोलॉजी से लिए गए हैं। And regained, Paradise Regained is the sequence of the Paradise Lost, which deals with subject of the temptation in the wilderness, is written, unlike Paradise Lost, in the form of discussion and not action. Paradise Lost के अंदर तो हमें बहुत ज्यादा एक्शन नजर आता है, इसमें ज्यादा डिस्कशन है, नॉट सो सबलाइम एज पैराडाइज लॉस्ट अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स, कि उतनी सबलाइम नहीं है। और इनका एक और जो रिमार्केबल वर्क है, 3 बड़े काम हमने कहा है, और लिसिडस अगर अलग से कह लें तो एलिजी वो एक हो जाएगी साथ, उसको भी आप याद रख सकते हैं। सैमसन एगनिस्टिस, मिल्टन डील विद एन एंशिएंट हेब्रू लेजेंड ऑफ सैमसन, ये इनकी एक और लास्ट ग्रेट वर्क है सैमसन एगनिस्टिस का के नाम से, और ये एक ड्रामेटिक एक पोएम है, एक ड्रामा, और जो कि ड्रामा तो ये लाइक नहीं करते थे लिखना, तो उन्होंने पोइट्री में ड्रामेटिक एलिमेंट डाले।
और ये एक लेजेंड पर बेस है। सैमसन एक एक्चुअली एक वॉरियर थे। सैमसन के बारे में कहा जाता है कि बहुत बहादुर, दलेर दलेर किस्म के वॉरियर थे, इसराइली वॉरियर थे। इसराइल की पैलेस्तीन के साथ जो जंग हो रही थी उस जमाने में, पुराने टाइम से वो हो रही है, तो इसराइली ये थे, वॉरियर थे, और ये बहुत बहादुर थे। तो जो पैलेस्तीनियन थे ना, वो चाहते थे कि किसी तरीके से सैमसन को कंट्रोल किया जाए, तो सैमसन को वो काबू करना चाहते थे, लेकिन सैमसन बहुत बहादुर थे और जंग में इनको शिकस्त नहीं दी जा सकती थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक ऐसा वाकया हुआ कि सैमसन को गॉड्स ने कहा, प्रीस्ट की मदद से, जैसे गॉड्स बताते थे, तो सैमसन को उन्होंने कहा कि आपको जो शादी है ना वो आपको पैलेस्टीनियन वुमन से करनी होगी, क्योंकि गॉड यही चाहते हैं। तो सैमसन जो है, उन्होंने एक पैलेस्टीनियन वुमन से शादी की, और जिससे पैलेस्टीनियन कहते हैं कि उन्होंने साजिश की इस कहानी के मुताबिक, कि उनकी जो वाइफ है उनको कहा कि इससे सीक्रेट पता करो कि सैमसन के पास आखिर इतनी ताकत है क्या, इसका सोर्स क्या है, आखिर ये शिकस्त क्यों नहीं खाता, ये इतना पावरफुल क्यों है। तो जो इनकी वाइफ थी, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जा रहे, फिर वाइफ एक क्लोज रिलेशनशिप होता है, तो सैमसन ने उनको अपना ये सीक्रेट बता दिया, अपनी ताकत का सीक्रेट जो है वो बताया, और बताया कि ये जो उनके लंबे लंबे बाल है ना, इनके अंदर उनकी ताकत का सीक्रेट है। तो उनकी वाइफ ने क्या किया, उसने पैलेस्टीनियंस के साथ मिल गई और उनको बताया, और उन्होंने कहा कि तुम किसी तरीके से इसके बाल काटो अगली लड़ाई से पहले पहले। तो उसने क्या किया कि एक रात सैमसन के बाल काट दिए, सोए हुए था सैमसन, सुबह उठा तो उसके लंबे बाल जो है कट चुके थे, और वाइफ भाग गई वहां से। बड़ा दुखी हुआ सैमसन, और सैमसन लेकिन लड़ा, लेकिन बाल जो के कट गए थे, इसलिए सैमसन की ताकत खत्म हो गई थी, और उस लड़ाई में सैमसन को पैलेस्तीन ने, या पैलेस्तीनियन जो आर्मी है, उन्होंने पकड़ लिया इसको, और फिर इसको जेल में डाल दिया। बाल कटने की वजह से इसकी पावर भी खत्म हो गई और आंखों की रोशनी भी खत्म हो गई। यहाँ से आप अ, सैमसन को हीरो के तौर पे लेने की वजह समझ सकते हैं, क्योंकि वो ब्लाइंड हो गया, कैद में चला गया, डिफीटेड हो गया, और करीबी लोग, वाइफ भी छोड़ गई, और बाल भी कट गए, यानी जो पावर है वो भी खत्म हो गई। जो पोएटिक क्वालिटीज हैं, मिल्टन हमें नजर आ रहा है हर जगह से, उस कहानी में भी इगोइज्म हो रहा है, ऐसा लग रहा है अपने ही बारे में सारा कुछ लिख रहा है। और सैमसन जो है वो कमजोर पड़ गया वहां पे बिल्कुल, ठीक है, और बाद में उसकी डेथ भी वहां पे हो जाती है। So ये देखिए, Samuel Milton deals with an ancient Hebrew legend of Samson, the mighty champion of Israel, now blind and scorned, working as a slave among Palestinians. Palestinian ने उनसे दायरे स्लेव बना लिया था, जेल में डाला, और उसे सख्त मजदूरी करवाते थे, काम करवाते थे। गाजा के अंदर उन्होंने कैद कर दिया, उसको प्लेस है। This tragedy, which is written on the Greek model, is charged with the tremendous personality of Milton himself. जैसे मैंने अभी बताया ना, इसमें हर कदम पे आपको मिल्टन नजर आएगा। डिफीटेड कौन है, मिल्टन, ठीक है, वाइफ किसकी छोड़ के जा धोखा दे गई है, वो मिल्टन है, आंखें किसकी, रोशनी किसकी आंखों से चली गई है, वो भी मिल्टन है, और पोएटिक क्वालिटीज भी उसे लग रहा था कि मेरी खत्म हो रही हैं, यानी बाल कट गए हैं। क्रिएटिविटी, क्योंकि बाल जो है ना, ये क्रिएटिविटी के साथ जुड़े हुए हैं। Who is in the character of the blind giant? Samson, surrounded by the enemies, projects him his own unfortunate experience in the reign of Charles II, जो मिल्टन को खुद फेस करनी पड़ रही थी, बादशाह के अगेंस्ट जो सिचुएशन कुछ ऐसे ही थी। मिल्टन की लाइन देखें सैमसन से, आईलेस, आईलेस मतलब ब्लाइंड, आईलेस इन गाजा, गाजा जहाँ पे उसे कैद किया गया था, वो प्लेस है फलस्तीन के अंदर जगह है, एट द मिल विद स्लेव्स, अदर स्लेव्स के साथ मिल पर काम करता हुआ, जिसकी आंखें जा चुकी हैं। सो दैट वाज मिल्टन। ओके जी, आज का हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, इसके साथ ही खत्म होती है आपकी प्यूरिटन एज।